टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। आज सेट नंबर 6 के साथ हम कुछ जीके जीएस और करंट अफेयर के भी टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपके साथ। और आपको बता दें कि रोज शाम को 4 बजे जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए रोज शाम को 4 बजे ये एनटीपीसी का सेट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग भी क्यूज को अटेंड करें लगातार। और हाँ, 28 तारीख से आपकी परीक्षाएं हैं, तो उसके एग्जाम जो एनालिसिस वीडियो होंगे उन वीडियो को भी हम लोग साझा करेंगे आपके साथ। तो उन सभी वीडियोस के लिए भी आप लोग हमारे साथ रोज शाम को 4 बजे 6 बजे के डेट पे बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए लेकर चलते हैं आज के सेट पे, जहां पे सेट नंबर 6 में आपसे 40 वो प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे और बीच बीच में स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि क्या कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और जल्दी से आंसर करने का प्रयास करेंगे। हर क्वेश्चन के आंसर के लिए यहाँ पे 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा आपको। तो पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2019 को रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था। अगर आप लोगों ने मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का वीडियो देखा होगा हमारा, तो आपको उसमें बता दें दोस्तों कि लगातार क्रिकेट से जुड़े हुए सवाल रहे हैं एग्जाम में आपके। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर करेंगे हम लोग। जी हाँ, कौन से? तो सी, विदर्भ ने जीता है दोस्तों। ठीक है, 2019 का खिताब। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों बिहार एसएससी में कल कि आईपीएल 2019 का खिताब किसने जीता था। और ये सेम क्वेश्चन मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी में रेलवे में भी पूछा गया है परीक्षा में। तो कौन जीता है भाई? लगातार जीतते आ रहा है इंडियन मुंबई है, मुंबई इंडियंस। ठीक है, तो ये आपको लिखना होगा, नोट कर लेना होगा अलग से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 पे, रस्किन बॉन्ड भली भांति निम्नलिखित रूप से जाना जाता है। तो दोस्तों रस्किन बॉन्ड क्या है, ये कौन है ये? तो रस्किन बॉन्ड दोस्तों भली भांति जाने जाते हैं एज अ लेखक। जी हाँ, ये एक राइटर है। आंसर क्या कर लेंगे? डी कर लेंगे। और देखिए स्टैटिक पार्ट का ये जीके है, मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां से क्वेश्चन जुड़ेंगे एग्जाम में। स्टैटिक जीके का ये पार्ट है दोस्तों, जहां पे लेखक से जुड़ेंगे सवाल, राइटर से जो कि कौन सी पुस्तक लिखी है। उसके अलावा डेज से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में, और उसके थीम को याद रखना होगा। और खासकर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आपको, 2019-20 के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, मतलब डेज तो साल भर में एक ही होते हैं, लेकिन जो इस बार जो 2020 कोरोना वायरस के चलते जो इसके नाम, उसके थीम को बदला गया है, उसका भी ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन कराऊंगा, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। तो आंसर यहाँ पे डी कर लेंगे, रस्किन बॉन्ड एक लेखक है। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से युग्मित नहीं है, यानी कि मिलान जो किया गया है वो सही नहीं है। तो सही सुमेलन नहीं है वो बताना है आपको। यहाँ पे जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल, तो जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा। सिस्मोमीटर जो है, ये सिस्मोमीटर जो है, ये सतह की वक्रता का माप करता है। क्या ये सही है? नहीं। सिस्मोग्राफ क्या करता है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, सिस्मोमीटर कह ले या सिस्मोग्राफ कह ले, तो सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप को मापता है। क्या मापता है दोस्तों? भूकंप को मापता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अच्छा, मैनोमीटर के यहाँ पे मैच सही है, दाब मापता है। ईसीजी दिल का जो धड़कन है वो उसको मापने का कार्य करता है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन का इंजन का काम करता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 4 पे दोस्तों। महाबोधि मंदिर या फिर महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कि कहाँ स्थित है। अब देखिए सबसे अच्छा सवाल है कि ये सवाल जुड़ा हुआ है आपके बिहार से। और बिहार, जी हाँ, क्यों? क्योंकि बौद्ध मंदिर यहीं पे है सबसे फेमस, जहां पे उनको ज्ञान हुआ महात्मा बुद्ध को। उस वृक्ष का नाम पूछ सकता है अब यहाँ से। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है ही। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको कि बौद्ध मंदिर कहाँ है, बिहार में है। तो आंसर यहाँ पे तो आप बिहार कर लेंगे, लेकिन जुड़ेगा सवाल यहाँ से। जी हाँ, तो उस वृक्ष का नाम है दोस्तों, याद रखेंगे, यहाँ इस वृक्ष का नाम है महाबोधि वृक्ष। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जहां पे महात्मा बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान हुआ था। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, इसका नाम महान जागृति मंदिर भी है। आप जाएंगे कभी बोध गया घूमने, तो वहां पे ये चीज देखिएगा। गया जिले में है, बिहार के बोध गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आंसर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 5 का उत्तर करेंगे, कौन से संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा गोवा राज्य बना है। सवाल अच्छा है, आंसर करके जाइएगा, बिल्कुल ही नहीं घबराएंगे आप लोग। 1987 की बात है दोस्तों। यहाँ पे आपको बता दें कि ये सवाल पूछ सकता है कि 1987 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 56वां। ठीक है, लिख लीजिएगा, साइड में नोट्स बनाते चलिएगा तो आपके लिए फायदा होगा।
इसके तहत गोवा जो है राज्य को पूर्ण दर्जा दिया गया। और हमारे देश का ये कौन सा राज्य बना, मतलब गोवा जो है हमारे देश का कितने नंबर का राज्य है, तो ये आप याद रखिएगा 25वां राज्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। सवाल नंबर चलते हैं 206 पे। भारत में दोपहर में प्रथम बार किसने बजट पेश किया था? दोपहर का सेशन जो होता है ना दोस्तों, मतलब कि जो भी कह सकते हैं कि 12 बजे के बाद का सेशन होता है, 0 आवर के बाद का ये सेशन होता है। तो भारत में अगर हम देखें तो दोपहर में पहली बार यशवंत सिन्हा थे उस समय, जी हाँ, वित्त मंत्री। तो इन्होंने ही बजट पेश किया था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, प्रधानमंत्री काल में यशवंत सिन्हा ने वित्त मंत्री भी उस समय बने थे। तो आंसर यहाँ पे क्या कर लेंगे, ए कर लीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख हमें किस आर्टिकल में मिलता है? क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? वार्षिक, जी हाँ, वित्तीय, ये ध्यान रखेंगे, वार्षिक वित्तीय का जो विवरण है हमें मिलता है कौन से आर्टिकल में? तो 112वां आर्टिकल, अनुच्छेद नंबर 112वां मिलता है। ठीक है, तो अनुच्छेद भी आपको याद रखने होंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया? क्वेश्चन अब बनेगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग, जी हाँ दोस्तों, अब किस नाम से जाना जाता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत बार बता चुका हूं। तो आंसर कर लीजिएगा जॉन मथाई 1950। जी हाँ, इन्होंने प्रस्ताव पारित किया था 1950 में। ये मैच सही है, यहाँ पे आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, आपको बता दें कि योजना आयोग जो है वो 15 मार्च, लिख लीजिएगा यहाँ पे डेट, 1950 को पारित किया गया था। ठीक, प्रस्तुत किया गया था। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इसको बदल दिया गया 1 जनवरी, जी हाँ, 2015 को, ये ध्यान रखिएगा। और इसका नाम रखा गया दोस्तों नीति आयोग। ठीक है, याद तो रहेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में। सवाल नंबर 8, थल सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल नौसेना के किस अधिकारी के समक्ष होता है? चलिए, सवाल ऐसे ही महत्वपूर्ण मिलेंगे, हो सकता है कि इससे लेवल आसान भी आए, लेकिन इससे ज्यादा कठिन नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या करेंगे आप जल्दी से फटाफट आप लोग आंसर कीजिएगा। थल सेना का जो लेफ्टिनेंट कर्नल होता है दोस्तों, वो नौसेना के कमांडर के समकक्ष होता है। तो आंसर क्या कर लेंगे, बी। यह किसके, तो नौसेना के कमांडर के समकक्ष, यानी कि समान अवधा होता है उनका, यानी कि पद होता है। यह ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से जुड़ेगा कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ थल सेना, है ना, तो न्यू दिल्ली है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, सवाल नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? जल्दी से आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, संसदीय प्रणाली का कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? बिल्कुल, आंसर अगर आपका उत्तर आ रहा है दोस्तों बी, यानी कि प्रधानमंत्री, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है दोस्तों। अच्छा, राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है वो कितने वर्षों के लिए की जाती है? हमारे देश में राष्ट्रपति जो है वो कितने साल के लिए शासन में आते हैं? तो याद रखिएगा 5 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आंसर 5 वर्ष। अच्छा, मंत्री परिषद में जो सर्वे होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ये भी आपको पता ही होगा, जैसे कि आज हमारे मोदी जी हैं। सवाल नंबर 10, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासन था? सवाल नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नंद का था दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों बौद्ध के करीब 8 ग्रंथ मिले थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये 8 ग्रंथ मिले थे। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था। ठीक है, और जो कि सिकंदर का समकालीन हुआ करता था। ये आपको लिखना होगा, पुराणों और बौद्ध के ग्रंथों में हमें ये मिल पाए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, धनानंद, उसको नंद कहा गया, नाम उसका। चलिए सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सवाल नंबर 11 पे। इंग्लैंड का एंट्री स्टेडियम किस खेल के लिए मशहूर है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का। इंग्लैंड का एंट्री स्टेडियम, जी हाँ, किसके लिए फेमस है? तो याद रखेंगे, इट्स ए, घुड़दौड़ के लिए, घुड़सवारी के लिए। ए इज द राइट आंसर। ओके, सवाल नंबर चलते हैं 12 पे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर क्या होता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर किसको कहा जाता है दोस्तों? बिल्कुल, लौ इस्पात, ए इज द राइट आंसर। जिनका उत्तर ए आ रहा है करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। और भारत की सूची वस्त्र देखें अगर हम लोग, सूती वस्त्र का, माफ कीजिएगा, सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, ये मुंबई को कहा जाता है सूती वस्त्र के लिए। ठीक है, लेकिन आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लौ इस्पात। सवाल नंबर 13 पे चलते हैं दोस्तों। इमोशनली योर्स
किसका लोगो है? एक लोगो है ये दोस्तों, इमोशनली योर्स। किसका लोगो है ये? एग्जैक्टली सहारा एयरवेज का है ये। जिनका उत्तर आ रहा है डी, यहाँ पे आंसर डी कर लीजिएगा। जी हाँ, नोट कर लेंगे। ये स्टैटिक जीके है भाई, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे। एक क्वेश्चन है दोस्तों कि विशालकाय दूरसंचार कंपनी एयरटेल किस देश की है? बहुत बड़ी कंपनी है दूरसंचार की एयरटेल, वो किस देश की कंपनी है ये आपको बताना है। बिल्कुल भारतीय कंपनी है, आंसर सी कर लीजिएगा यहाँ पर दोस्तों। और इस कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में किया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये अपने लगभग 23 सेक्टर में काम करती है, यह 23rd सेक्टर है इसके। और एयरटेल जो है भारत के सुनील भारतीय मित्तल उनका नाम है, उनकी ये कंपनी है। तो ये नाम पूछ सकता है दोस्तों, याद रखिएगा, सुनील भारतीय मित्तल। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 15 की तरफ। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? देखिए ये सब क्वेश्चन अभी आइसोलेटेड कैटेगरी वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, लेकिन वो खारे झील का नाम पूछा गया था। ठीक है, तो मीठा झील का जो है आपको बता दूं, सॉरी यही पूछा गया था, सेम क्वेश्चन था। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है दोस्तों वुलर झील। याद रखेंगे, वुलर झील जो है दोस्तों कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। जी हाँ, और एक है दोस्तों डल झील जो कि वहां का फेमस है जम्मू कश्मीर का, याद रखेंगे। अच्छा, एक चिल्का झील है दोस्तों, है ना, ये चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, उड़ीसा में है ये। और यह जो है लैगून निर्मित झील है। ठीक है, लैगून एक पद्धति है जिससे कि ये चलते ये झील का निर्माण हुआ है। सवाल नंबर 16, शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। शिकारी देवी अभयारण्य किस स्टेट में है दोस्तों? बिल्कुल हिमाचल प्रदेश उत्तर कर लीजिएगा। अगर आपका उत्तर बी आ रहा है तो आप उत्तर सही कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, एक क्वेश्चन और, एक डाची गाम है ना, डाची गाम राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत फेमस है, वो किस स्टेट का है? बताइएगा आप लोग, है ना। बिल्कुल, जिनका उत्तर यहाँ पे जम्मू कश्मीर आएगा डाची गाम के लिए, याद रखिए, लिख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट के एग्जाम में तो रहेंगे ही रहेंगे। सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की ऊंची चोटी है? निम्नलिखित में से कौन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, कंचनजंगा। याद रखेंगे, ए इज द राइट आंसर। जिनका भी उत्तर ए आ रहा है नोट कर लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन का विकल्प के अनुसार अगर देखा जाए ना तो ये 8,598 मीटर की ऊंचाई पे है दोस्तों। ठीक है, कंचनजंगा की हाइट, ऊंचाई की। ठीक है, और अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात कर ले, यहाँ पे तो नाम नहीं दिया गया है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगर माउंट एवरेस्ट रहता यहाँ पे, है ना, तो आप यहाँ पे माउंट एवरेस्ट को ही क्लिक करते हैं, कंचनजंगा दूसरे स्थान पे आ जाता। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 18 पे। किसी भी चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व चीन के विशाल दीवार का बनवाया? चलिए, कौन थे वो? चीन के विशाल दीवार, जिसको हम लोग वॉल ऑफ चीन कहते हैं, चाइना कहते हैं, वो किसने बनवाया था? सी हुआंग टी ने बनवाया था, 220 ईस्वी पूर्व बने। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, दीवार किस लिए बनाया गया था? तो चाइना की सुरक्षा के लिए। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 19 पे। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन आंसर करके जाइएगा। बिल्कुल, चंदावर का युद्ध, जिसको याद होगा, आंसर यहाँ पे सन 1994 जरूर कीजिएगा आप लोग, सी इज द राइट आंसर। और ये युद्ध हुआ था दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था यहाँ पे। ठीक है, तो जयचंद को पराजित किया था किसने? मोहम्मद गौरी ने। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। इतिहास से भी जुड़े प्रश्न होंगे एग्जाम में। बिल्कुल फोकस सबसे ज्यादा आपको हिस्ट्री पे और करंट अफेयर पे ही करना है, यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली स्कोर करने वाले आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। बाबरे तुजुकी बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? एग्जैक्टली आंसर यहाँ पे बी कर लीजिएगा, जिनका उत्तर आ रहा है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? फटाफट आंसर करते दोस्तों।
बंगाल विभाजन 1905, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, सवाल पूछेगा। जी हाँ दोस्तों, 19 जुलाई सन 1905 में, 19 जुलाई डेट अगर पूछे तो ध्यान रखिएगा, 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं अगर आप उत्तर ए कर रहे हैं तो। सवाल नंबर 22 पे चलते हैं। आइए कुछ सम्मेलन यहाँ पे करते हैं सूची 1 और सूची 2 के साथ। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कीजिएगा। तंत्रिका तंत्र, देखिए साइंस का क्वेश्चन है ये। तंत्रिका तंत्र को अगर हम संबंधित करें दोस्तों, तो ये जो हमारे शरीर में बाहरी संवेदनाओं को ये प्रस्तुत करता है, यानी कि आंसर इसका 4 के साथ मैच कर सकते हैं। ओके, संयोजी तंत्र जो होते हैं विभिन्न ऊतकों को जोड़ता है ये, ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर बी कर सकते हैं। अच्छा, कंकाल तंत्र, तो आपको पता है कि हमारे पूरे परिचलन को ये सहायता करता है, यानी कि हम कैसे खड़े हैं वो हमारे कंकाल ही जानते हैं। जी हाँ, कंकालों के सहारे हम लोग खड़े हैं, तो आंसर यहाँ पे हम सी कर लेंगे। और गैसों का आदान प्रदान श्वसन तंत्र से होता है, यानी कि हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आदान और प्रदान करते हैं गैसों का, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे आंसर हम डी कर लेंगे, तो बी सी डी ए इज द राइट आंसर। अगर ऑप्शन आपका है यहाँ पे बी सी डी ए, देखिए ऑप्शन यहाँ पे 1 2 3 4 के साथ मैच करना था, तो ऑप्शन समझ लीजिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 4 1 2 5। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परिवहन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे। गैसों का आदान प्रदान जो है हम लोग अपने श्वसन तंत्र से करते हैं भाई, ठीक है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन भी तो हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन सिर्फ कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप 5 उत्तर कर रहे हैं, यहाँ पे 4 भी कर सकते हैं आप, उसका उत्तर बिल्कुल सही है। ई ऑप्शन कुछ दिया नहीं यहाँ पे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 23 पे। किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा, जल्दी से आंसर कर लीजिएगा। जी हाँ, किसी पिंड का भार सबसे अधिकतम होता है दोस्तों ध्रुवों पे, यहाँ पोल्स पे होते हैं, याद होगा आपको। जी हाँ, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा गया है ये भाई, ध्यान रखिएगा। किसी रॉकेट को अगर पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है, किसी भी रॉकेट को, ठीक है, यहाँ पे 24 का आंसर कर लेंगे दोस्तों, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का। और ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों अभी हाल के ही एक परीक्षा में, ठीक है, इसका आंसर ध्यान रखेंगे। ये बिहार में फॉरेस्टर का यह एग्जाम हुआ था, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, उसी रॉकेट में पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की। सवाल नंबर 25, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित किया गया। आप लोगों को काकोरी कांड तो याद ही होगा, जो एक डकैती हुई थी 1925 में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। जी हाँ, जिनका उत्तर डी उत्तर आ रहा, सही कर लेंगे। सवाल नंबर 26 पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यानी कि पहला यूरोपीय कौन था, बिल्कुल यहाँ पे आंसर कर लेंगे दोस्तों, जॉर्ज यूले। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हो दोस्तों। और बता दें कि इसने की कांग्रेस के 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। कब, 1888 में, ठीक है, याद रखेंगे डेट भी। सवाल नंबर 27, मवेशियों ने अर्गोटिज्म रोग होता है, मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है, बिल्कुल किसके द्वारा होता है, जल्दी से आंसर कर लेंगे यहाँ पे। और सवाल को देखिए समझिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। बिल्कुल आंसर यहाँ पे सी कर लीजिएगा दोस्तों, कवकों के द्वारा, सी इज द राइट आंसर। एग्जैक्टली आंसर कीजिएगा 28 का दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं भाई आपको, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है कि आपको जो कालानुक्रम कौन सा सही है, ये कोड दिया गया है यहाँ पे 4। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं इन चारों कार्यक्रमों पे। ओके, तो देखिए गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था भाई, यहाँ पे देखिए गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हुआ था सन 1916-17 में, हाँ 17 एग्जैक्टली था वो, प्रारंभिक दौर था। 18 में उन्होंने क्या किया था, अहमदाबाद चले गए थे मिल मजदूरों के हड़ताल में। जी हाँ, तो ये अहमदाबाद 1918 में गए। ओके, उसके बाद फिर ये बिहार आए थे, लेकिन 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में ही ये टैक्स को लेकर, जी हाँ, खेड़ा आंदोलन जाना जाता है टैक्स को लेकर, जी हाँ, तो ये भी 1918 ही है आंसर यहाँ पे, लेकिन ये डेट आगे पीछे होगा यहाँ पे मैं बताऊंगा। इसके बाद रोलेट एक्ट हुआ था दोस्तों, जिसके विरोध में आंदोलन हुआ था 6 अप्रैल 1919 को, तो ये 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो कुछ इस तरह से आपका सुमेलन होगा,
जी हाँ, यानी कि पहले तो चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, फिर खेड़ा और उसके बाद रॉलेटेड। तो 3 4 2 1 आई थिंक, मुझे लगता है कि यही आंसर होना चाहिए। चंपारण, उसके बाद 4, फिर 2, फिर 1। ओके, 3 4 2 1, ए इज द राइट आंसर। सही होगा यही आपका जो कालानुक्रम है सही से। सवाल नंबर चलते हैं 29 की तरफ। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक एक आंदोलन अनुमोदन किया था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन भी गांधी जी से संबंधित था, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन इसलिए बोला गया क्योंकि इस आंदोलन का नाम कुछ और था उस समय। और 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति में बैठक हुई, जिसमें कि महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। ये लिख लीजिएगा, ठीक है, वर्धा में। तो आंसर क्या कर लेंगे, ए इज द राइट आंसर। और 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बंबई के ग्वालिया टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कर दिया था। ये लिख लीजिए अब, 8 अगस्त डेट। ये कहाँ, तो मुंबई में, ठीक है, बंबई हुआ करता था उस समय। सवाल नंबर चलते हैं 30 पे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आंसर आपको जल्दी से करना होगा। बी हो जाएगा आंसर, धर्मपाल। धर्मपाल वंश का जो है महानतम शासक हुआ करता था, पाल वंश का, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर 31। न्यायपालिका स्वतंत्रता किसके लिए अनिवार्य है? जल्दी से आंसर करिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है व्यक्तियों के अधिकार के लिए अनिवार्य है। किसके लिए? जी हाँ दोस्तों, आंसर ए कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि आर्टिकल अगर पूछ देना इसमें, यार आर्टिकल यानी कि आपका अनुच्छेद है ना, ये याद रखिए, है ना। आर्टिकल अगर पूछ दे यहाँ पे तो आपको बताना होगा 124 से लेकर 147 तक के वर्णन किए गए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में बताए गए हैं, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सारे अनुच्छेद हैं। सवाल नंबर 32। निम्नलिखित में से किसे काला यानी कि श्याम, है ना, पैगोडा के नाम से जाना गया? तो काला पैगोडा यानी श्याम पैगोडा के नाम जाना गया कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सूर्य मंदिर कहाँ पे है? कोणार्क में, उड़ीसा का क्षेत्र है दोस्तों। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर होती है, याद रखेंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में जरूर रखनी होंगी। तिलका मांझी का जन्म हुआ था, जल्दी से आंसर करेंगे। तिलका मांझी का जन्म हुआ था एग्जैक्टली, बिल्कुल आंसर ए कर लीजिएगा दोस्तों, 1750 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। तिलका मांझी द्वारा भागलपुर छोड़ो छोटा भागलपुर और छोटा नागपुर क्षेत्र जो है वो 1787 से 1790, है ना, याद रखेंगे। 1700 ये 90 है, सॉरी, 1790 ईस्वी के बीच ये विद्रोह हुआ था दोस्तों, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। आंसर ए कर लीजिएगा। सवाल नंबर 34 पे चलते हैं। किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? बिल्कुल, बंगाल विभाजन के विरोधी आंदोलन के समय ये शुरू हुआ था। डी इज द राइट आंसर। बंगाल विभाजन मैंने आपको बताया सन 1905, ये आपको ध्यान रखना होगा। जी हाँ। सवाल नंबर 35। जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली का सल्तनत किसके हाथ में था? तो किसको हराया था? बिल्कुल, 1526 ईस्वी में बाबर ने आक्रमण कर दिया था। इब्राहिम लोदी था उस समय, ठीक है, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक भी बताया जाता है, याद होगा आपको। इब्राहिम लोदी 1526, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने अपना स्थापित्व जमा किया, दिल्ली पे शासन किया। अच्छा, उसके बाद लगातार वो युद्ध लड़ता रह गया बाबर, वैसे तो शासक नहीं बन पाया था, लेकिन उसके बेटे हुमायूं ने शासन किया। उसके बाद उसको भी यहाँ पे खदेड़ा गया शेरशाह सूरी के द्वारा। फिर दोबारा जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई तो हुमायूं ने आक्रमण करके फिर से दिल्ली की राजगद्दी ले ली अपने नाम। फिर उसके बाद अकबर, जी हाँ, उसके बाद सिलसिला चलता रहा मुगलों का। खैर, सवाल नंबर 36 पे आते हैं। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? देखिए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है यहाँ पे, जल्दी से बताइएगा। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन का नाम सुना होगा आपने, सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, समाजवाद के वैज्ञानिक जो रह चुके हैं कार्ल मार्क्स, उन्होंने यहाँ पे बताया है समाजवाद के बारे में। और इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को कहा गया। दास कैपिटल कम्युनिटी मैनिफेस्टो की घोषणा भी की गई उस समय। दास कैपिटल एक पुस्तक भी है दोस्तों, जो कि 1867 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है।
सवाल नंबर चलते हैं वैसे 37 पे। अच्छा, इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन हुआ था, वो कब हुआ था याद है? जल्दी से आंसर करेंगे अगर याद है तो। बिल्कुल, जिनका उत्तर दोस्तों 1838 आया है ना, वो आंसर कर लीजिएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 1838 में चर्चिस्ट आंदोलन हुआ। इसमें क्या था, तो जो भी बालिग पुरुष थे उनके लिए मताधिकार की मांग की गई। समझ गए ना आप लोग? और वयस्क मताधिकार 1928 ईस्वी में दिया गया था। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चर्चिस्ट आंदोलन को जोड़कर। ठीक है ना। सवाल नंबर चलते हैं 38 पे। भारतीय मानक समय IMT की यमयोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? आंसर करेंगे 38 का, इट्स सी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। महाराष्ट्र की राजधानी याद है ना, मुंबई है। और यहाँ के ये जो CM है वो कौन है? तो ठाकरे परिवार के हैं भाई, याद रखिएगा, उद्धव उद्धव ठाकरे नाम है इनका। ठीक है, और ये गवर्नर है यहाँ के कौन? तो याद रखेंगे दोस्तों, हाँ, भगत सिंह कोश्यारी। बिल्कुल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, जो कि तत्कालीन अभी गोवा के भी ये गवर्नर हैं। सवाल नंबर 39, बिहार शासन का कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? एग्जैक्टली आंसर कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, 39 का ए, कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है। याद रखिएगा, इसके बारे में आपको बताया भी हूँ पहले। वैसे तो विधानसभा जनता के प्रति उत्तरदायी होता है भाई, एक तो बात ध्यान रखिएगा। और मंत्री जो है राज्य का व्यक्तिगत राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होता है। तो कार्यपालिका यहाँ पे सर्वा है। ठीक है, आंसर ए कर लीजिएगा। सवाल नंबर 40 जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, और बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपने 40 में कितने उत्तर सही किए हैं, क्योंकि कल और आराम कर लीजिए, परसों से आपका एग्जाम है। ऑल द बेस्ट है आप सभी को। कल एक टेस्ट और दूंगा, और उसके बाद 28 तारीख से जो भी आप लोग के यहाँ पे एग्जाम के क्वेश्चन होंगे उसके एनालिसिस किए जाएंगे, और साथ में ये टेस्ट भी चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि लगातार अभी आपके आने वाले परीक्षाएं हैं जितने भी NTPC के, वो सभी हम कवर अप करेंगे, और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे उस तरह के क्वेश्चन भी आपको बना के दिए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई जल्दी से, है ना। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम होता है? कैलोरी सबसे कम होता है, 40 का उत्तर कर दीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, याद रखिए, प्रोड्यूसर गैस में कैलोरी न्यूनतम होता है भाई। इस गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन जो होते हैं वो मुख्य रूप से मिले रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता है समाप्त सब कुछ। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी जो है जॉब्स अपडेट को लेकर भी एजुकेशन के एटलेटिक्स आपको पल पल की खबर देता रहेगा। लगातार देखिए, अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है यूट्यूब के जरिए आपके मोबाइल तक, यानी आपने सब्सक्राइब कर रखा है और नोटिफिकेशन जा ही नहीं रहा है, तो आप हमारा टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाएं जल्दी से, और या तो आप चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में देख सकते हैं, वहां पर लिंक दिया गया है। पहले टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद को वहां पे लॉगिन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद जी हाँ हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत।